जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों खान सर का गेस्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों खान सर गेस्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में दिए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या गेस्ट क्वेश्चन सर ने किए हैं, इसको सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का मैं अगला सेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो रोम है। तो इसका व्याख्या यही है दोस्तों, इंपोर्टेंट। इसका व्याख्या साथ में सर दिए हैं, यही गेस्ट क्वेश्चन किए हैं। आइए दोस्तों इसका व्याख्या है कि बालाकोट बालाकोट लोथल व कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल वर्तमान गुजरात में अहमदाबाद के निकट है। एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगन वर्तमान हनुमानगढ़ जो राजस्थान के निकट स्थित है। उपरोक्त विकल्पों में से रोम सिंधु घाटी का सभ्यता नहीं है, स्थल नहीं है। रोम इटली का राजधानी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, कहता है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये वैशाली में हुई थी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है कि द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुछ 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सार्वकामनी के अध्यक्ष में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज यूल। आइए दोस्तों जॉर्ज यूल का ये व्याख्या देखते हैं। कहता है जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। तो यह कहा गया था दोस्तों साइमन कमीशन को। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कहता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई तथा इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया। इसमें एक ही भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया। एक भी भारतीय सदस्य को सदस्य नहीं बनाया गया, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो यह है लॉर्ड रिपन। आइए दोस्तों व्याख्या में कहता है कि लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय शासन की शुरुआत, जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो यह है बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और यह बांग्ला का भाषा में लिखा गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 कहता है
कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया है? तो ये दास्ता का अंत ये लागू नहीं किया गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं, व्याख्या में कहता है कि दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने नहीं करवाया था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था दोस्तों। आइए व्याख्या कहता है कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और इस युद्ध में विश्व दो भागों में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गया और वह युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे 5 से 7 करोड़ लोगों ने गवाई 5-7 करोड़ लोगों ने गवाई है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो ये लिया है दोस्तों विवेकानंद ने, ऑप्शन बी। तो व्याख्या में कहता है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया और स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व में स्थापित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 खाली स्थान कहता है को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो एच मुखर्जी को, ऑप्शन डी, एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो व्याख्या देखिए, कहते हैं दोस्तों हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे। इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 में हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 खाली स्थान कहता है भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है तो किसे? तो B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। व्याख्या दोस्तों कहता है B.R. अम्बेडकर को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने संविधान की रचना की थी। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खाली स्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन डी। व्याख्या में कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद आदि प्रावधान किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार को। तो व्याख्या में देखते हैं दोस्तों क्या कहता है धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 14 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है?
तो ये काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। बाकी समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए व्याख्या में कहता, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो है दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन सी। व्याख्या में देखते कहता है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1952 में। ऑप्शन डी। कहता है व्याख्या में दोस्तों, लोकसभा का पहला सत्र जो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। इसी सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये महापौर होता है। महापौर ऑप्शन ए। और व्याख्या में दोस्तों कहता है, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है जो पंचायती राज व्यवस्था को तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत कर सकता है और यह जिले का प्रशासनिक अधिकार होता है, जिसे जिले में स्थित छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में एक नगर निगम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कहता है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? तो मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वह 4 जून 2009 में 16 मई 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही थी। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया। तो ये 61वें संविधान संशोधन 61वें में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। संविधान की रचना के समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद ही चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान बना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है तो पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन बी। कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 1 दिन होता है। पृथ्वी जिस धुरी और अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा कहलाती है। पृथ्वी अपने कक्ष के तल के साथ 66 डिग्री का अक्ष बनाती है। 66 डिग्री का अक्ष बनाती है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक और ही झुका रहता है। एक और ही झुका रहता है, मतलब एक ही ओर झुका रहता है। 21 कहता है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की। ऑप्शन डी। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। यह एक एशियाई देश है। प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की मुद्रा प्योंगयांग की मतलब उत्तरी कोरिया की मुद्रा ऑन है और उत्तर कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है। 2019 में किम जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक थे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तथा मुद्रा तुगरिल है।
आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन बी। व्याख्या में कहता है दोस्तों, वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रही है। ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन डी। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। और व्याख्या में दोस्तों, भारतीय हिमाचल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। कहता है और व्याख्या में दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। पैंगंगा, इंद्रावती, सबरी, मजुला, बेन, गंगा एवं वर्धा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? तो यह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन सी। कहता है कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों के मध्य विवाद है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन डी। व्याख्या में दोस्तों कहता पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अक्षांश समुद्र से दूरी और पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है काली मिट्टी को खालिस्तान भी कहते हैं तो रेगुर भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का रंग टिटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति कारण काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन, ट्रम्प और लौहमय नीस और विशिष्ट से हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है क्या? तो फसल प्रत्यावर्तन। ऑप्शन ए। आइए व्याख्या में कहता है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पर बारी बारी से उगाया ना फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। भारत में यह प्रमुख रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम की। ऑप्शन ए। कहता है सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिकी कल्याण का अध्ययन है? तो यह है दोस्तों एडम स्मिथ, ऑप्शन सी। कहता है एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्यक्ष है। इनके प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में प्रकाशित हुई। यह प्रतिवादी और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता था एडम स्मिथ को। इनका मतलब एडम स्मिथ का मूलभूत ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है तो किससे? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो आइए व्याख्या में दोस्तों इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। यह अध्ययन कराती है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत अवयव परिवार एवं फर्म से उन बाजारों में सीमित साधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एक सेवाएं खरीदी व बेची जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है दोस्तों कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। कहता है व्याख्या में दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो ये किया है दोस्तों एवेंजर अवार्ड, ऑप्शन ए। कहता है गार्डन सिटी का सिद्धांत एवेंजर अवार्ड द्वारा विकसित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को, ऑप्शन सी। व्याख्या में कहता है 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। वो है कौन? नचौंदी मेला। आइए ऑप्शन बी हो गया व्याख्या नचौंदी मेला। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो हरगोविंद खुराना ने की है, ऑप्शन बी। कहता है कई वर्षों के दौरान मार्शल निरबोर्ग हरगोविंद खुराना सवेरे और उनके सहयोगी ने आनुवांशिक कोड को स्पष्ट किया, यह दिखाते हुए कि उनके 4 अक्षर वर्णमाला के साथ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड के क्रम को कैसे निर्धारित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन बी। आइए व्याख्या में कहता है रक्त के कई कणिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट आदि, जिसमें श्वेत रक्त कणिका का काम है संक्रमक से लड़ना। यह किसी भी प्रकार की संक्रमक पदार्थ से शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वाहन करती है। आइए क्वेश्चन 39 कहता है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है क्या? तो जाइलम कहा जाता है, ऑप्शन सी। कहता है जल में संवहन में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के भीतर पाया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतकों में से जाइलम एक है तथा
फ्लोएम दूसरे संवहन उत्तक है। जाइलम के भीतर से रसारोहण की क्रिया होती है। 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 प्रकार के कोशिका कौन कौन है दोस्तों? तो जाइलम तंतु और वाहिनिकाएं और वाहिकाएं और जाइलम मृदुतक हो गया दोस्तों। 40 देखते हैं, कहता है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय द्वारा, ऑप्शन डी। आइए व्याख्या में कहता है अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय की पेशीय दीवार की संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। कुछ नवजात के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटित जाइलम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय के केवल पेनक्रीटिक जाइलम रिलीज करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है दोस्तों कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमक से लड़ना। ये क्वेश्चन हो गया था दोस्तों, फिर 41 में दे दिया है। रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है, जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट आदि, जिसमें श्वेत रक्त कणिका का काम है संक्रमक से लड़ना या किसी भी प्रकार की संक्रमक पदार्थ के शरीर को बचाती है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहती है प्रत्येक वृक्क किस लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो ये विक्राणु जो नेफ्रॉन्स कहते हैं। आइए व्याख्या में, नेफ्रॉन्स गुर्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना है जो छाल से लेकर मज्जा तक फैली है। आइए 43 घेंगा खाली स्थान की कमी से होता है। तो किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो ऑप्शन बी हो गया। आयोडीन की कमी के कारण सीखने की क्षमता कम हो जाता है और बच्चा मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। इसके अलावा शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंगा रोग होता है। इसमें गला फूल जाता है। अमीनो एसिड के साथ मिलकर आयोडीन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन का उत्पादन करने का ताकत देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय, ऑप्शन बी। व्याख्या में दोस्तों कहता अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लाइकोन, सोमाटोसाइटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन के एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य का मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में ग्लूकोज के उपाचायक को नियंत्रित इंसुलिन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता एड्स क्या है? तो एड्स से घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी। आइए एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV संक्रमण के बाद होती है। HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है नीलहरित शैवाल जो है स्वपोषी है। ऑप्शन सी। नीलहरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के लिए रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। नीलहरित काई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो लैक्टोज के, ऑप्शन ए। आइए व्याख्या में दोस्तों कहता है दुग्ध शर्करा वह शर्करा है जो कि दूध की बनी चीजों में पाया जाता है और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है तथा दूध, दही, पनीर जैसी चीजों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आइए 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। व्याख्या में दोस्तों कहता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगीन गैस है जो वायु से भारी होता है
यह गैस बहुत ही तेज गंध वाली होती है। जिन ईंधन में सल्फर होता है जैसे कोयला, तेल आदि को जब जलाया जाता है तो इनके जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इस गैस पर दाब लगाया जाता है तो यह गैस द्रव में बदलने लगती है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका उपयोग कई प्रकार की खाने, सब्जियां, फलों आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो मात्रा सदिश प्रतिबल है। ऑप्शन ए वह मात्रा जिसके पास दिशा तथा परिमाप दोनों होता है सदिश का मात्रा कहलाती है। प्रतिबल एक सदिश मात्रा है वह मात्रा जिसके पास केवल परिमाप होता है और कोई दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि कहलाती है, जैसे कि समय, दूरी, ऊर्जा, कार्य, दबाव आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 × 10⁻⁹ m। व्याख्या में विभिन्न खातों के पूर्व लगन एवं उनके संकेत कुछ इस प्रकार है: सेंटी, माइक्रो, डेसी, डेका। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दोस्तों कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। ऑप्शन ए। व्याख्या में दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम यह दर्शाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यदि वह गतिशील में है तो यह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे स्थिर न किया जाए। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस में अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है कौन सी ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई है जिस वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी तथा क्योंकि वह उड़ रहा है यानी उसमें गतिज है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ध्वनि सबसे तेज संरक्षण करती है किस में? तो ठोस में करती है। ऑप्शन ए। ध्वनि हवा की तुलना में ठोस में 4 गुना अधिक तेजी से यात्रा करती है। ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेजी से यात्रा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ठोस में वनों के एक दूसरे के खिलाफ पैक किया जाता है। जब एक कंपन शुरू होता है तो एक ठोस के अणु तुरंत टकराते हैं और संपीड़न लहर तेजी से यात्रा करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है तो बादल छाए हुए दिन पर। ऑप्शन बी कहता है व्याख्या में दोस्तों कि सोलर वाटर हीटर को एक छत या खुली जगह पर स्थापित किया जाता है जहां इसे सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ऊर्जा का उपयोग फिर पानी को गर्म करने और इसे एक इंसुलेटेड टैंक में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति से जुड़ा नहीं है। सौर जल हीटर में पानी गर्म तब तक नहीं होता जब बादल छाए हुए हो उस समय और जल हीटर को सूर्य की किरण ठीक से नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वह गर्म नहीं हो पाता। आइए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है दोस्तों? कहता आपतन का कोण इनके बीच का कोण है
तो किनके बीच क्या है, तो सतह और अभिलंब तथा आपतित के किरण। ऑप्शन सी कहता है जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ भटक जाती है। पहले माध्यम में अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एमसीबी जो लघु पठन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए कहता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर एमसीबी कार्य करता है जो लघु पथ के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है आजकल सड़क पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, तो सोडियम का। ऑप्शन ए वाष्प लाइट आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अभी और व्याख्या दोस्तों कहता है नियॉन का उपयोग उच्च वोल्टेज संकेत और स्विचिंग गियर, लाइटिंग आर्कर्स, डाइविंग उपकरण और लेजर बनाने के लिए भी किया जाता है। कहता है और कि रासायनिक उद्योग के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, नायलॉन, रंजक और विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है हैबर अमोनिया प्रक्रिया और वसा और तेल के हाइड्रोजनीकरण में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है इनमें से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन। कहता है नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तरल है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या में दोस्तों कहता है नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तरल है जिसे पहली बार 1846 में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ ग्लिसरॉल का उपचार करके बनाया था। अल्फ्रेड नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक के रूप में बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसका उपयोग रॉकिंग और खनन में किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 60 कहता है न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। ऑप्शन डी कहता है रासायनिक विज्ञान के अनुसार न्यूक्लियॉन एक नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, यानी किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो क्षारता उत्पन्न करता है। हो जाएगा बी। ऑप्शन बी व्याख्या में दोस्तों जब एक विद्युत धारा को केंद्रित सोडियम क्लोराइड के घोल से गुजारा जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन गैस बनती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल भी बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो त्रिसहसंयोजी। ऑप्शन डी कहता है नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एक अधातु है जिसके पास आखिरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसकी संयोजकता 3 होती है, इसलिए यह दूसरे नाइट्रोजन के साथ त्रिसंयोजी बंध बनाता है और अस्थिर हो जाता है। यह हल्का अणु जिस वजह से यह वातावरण में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है दोस्तों कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी। आइए व्याख्या में देखते हैं दोस्तों क्या कहता है
कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हवा में मैग्नीशियम रिबन जलाना संयोजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु जलता है, यह हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस यौगिक को बनाने के लिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एक रासायनिक प्रतिक्रिया से आयोजित होते हैं। जलने के बाद यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद पाउडर बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कहता है दोस्तों कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ये विद्युत धनी तत्व का निकलना ये सही है, ऑप्शन डी। कहता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया होती है, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा विद्युत धनी तत्व का निकलना। आइए क्वेश्चन नंबर 65। कहता है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो यह है टंगस्टन, ऑप्शन बी। कहता है स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तत्व मौजूद होते हैं। लगभग 88% स्टील ऐसे होते हैं जिनका चूर्ण चक्रण किया जा सकता है। लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत। लोहे के मजबूत कहाँ है कि दोस्तों 1000 लोहे की तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की आयु लंबी होती है तथा इस पर जंग नहीं लगता है और न ही वह वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 66। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा से नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है परमाणु ऊर्जा कहलाती है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 67। कहता है संज्ञा का भेद नहीं होता है तो निजवाचक, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 68। कहता है वह लजा रही है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है तो अकर्मक। हंसना, रोना, सोना, लजाना ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, क्योंकि कौन से प्रश्न करे तो कौन लजाती है तो उत्तर मिलता है, लेकिन वह करता है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया उदाहरण है। क्या लगाकर प्रश्न उत्तर नहीं मिलता है तो यह अकर्मक क्रिया है। जैसे दोस्तों क्या का जवाब मिल जाए तो सकर्मक हो जाएगा, क्या का जवाब नहीं मिले तो कहता है राम आम खा रहा है, तो क्या खा रहा है तो आम खा रहा है, तो यहाँ क्या का जवाब मिल गया है तो यह सकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोले वह लजा रही है, तो क्या लजा रही है, तो यह इसमें क्या का जवाब नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर 69। कहता है वह लजा रही है, यह वाक्य क्रिया उदाहरण है तो ये अकर्मक। ये अभी क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 70। कहता है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो वाक्य का काल है तो पूर्ण का वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी अभी तुरंत मतलब पूर्ण वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी यह वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया का वह रूप जिसमें किसी भी क्रिया का वर्तमान समय से होना पाया जाए। क्रिया चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता खाना खाती है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। मैं आसन भूतकाल भी होता है। जो काम अभी अभी हुआ हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि आसन भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल का कहा जाता है। इसलिए अब यहाँ पूर्व वर्तमान काल होगा क्योंकि आसन भूतकाल यहाँ विकल्प में नहीं दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 71। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है पत्थर, तो ये हो जाएगा पाषाण। पत्थर कहाँ है तो पाषाण का आइए व्याख्या में पता चलेगा। कहता है पत्थर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पाषाण है। इसी तरह गिरी का पर्यायवाची पर्वत पहाड़ है। नभचर का पर्यायवाची पक्षी खग है। निर्भय का पर्यायवाची भययुक्त निडर है। आइए क्वेश्चन नंबर 72। कहता है दोस्तों कि हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है, तो यह है संस्कृत। आइए ऑप्शन ये हो गया व्याख्या में। कहता है हिंदी भाषा की जननी संस्कृत होती है। संस्कृत, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। कहता है 73 क्वेश्चन नंबर, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यह है प्रतिकूल कार्य करना, मतलब उल्टा कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। तुमसे दुकान का काम करवाना तो मेरे लिए उल्टी गंगा बहाने जैसा है। ये उदाहरण है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 74। कहता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, तो ये मनु ने की थी। ऑप्शन बी। कहता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की थी। वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु कर्म से होती है। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75। कहता है 75 दोस्तों, कृत व्याकरण के लेखक कौन है, तो यह है हेमचंद्र। ऑप्शन बी। कहता है आचार्य हेमचंद्र एक समाज सुधारक, महान गुरु, धर्माचार्य, गणितज्ञ थे। भारतीय चिंतक, साहित्य और समाधान के क्षेत्र में उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण के लेखक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76। कहता है प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो यह है ओष्ठ से। प व्यंजन का उदाहरण स्थान ओष्ठ है। वर्णों का उच्चारण मुख के अवयवों से किया जाता है। जिस वर्ण के उच्चारण में जिस विषय अंग का काम पड़ता है वह अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 77। तथा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। खाली स्थान फूड दैट यू कुक्ड वाज ए वेरी गुड, तो हो जाएगा द फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। कहता है द बिकॉज फूड इज स्पेसिफिक एंड वी यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। आइए क्वेश्चन नंबर 78। कहता है सिंस द की आर विथ माई मदर आई खाली स्थान यू मनी, तो क्या हो जाएगा खाली स्थान की जगह, तो हो जाएगा कैन नॉट लेंड। तो सिंस चूंकि एवं कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह दो कारणों को दर्शाता है, समय या कारण। यहाँ इसका उपयोग इस कारण से किया जाता है कि वह पैसा उधार क्यों नहीं दे सकता, तो ए सही जवाब है। ऑप्शन ए कैन नॉट लेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यू मस्ट टू बी कंटेन खाली स्थान व्हाट यू हैव, तो हो जाएगा विथ। यू मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, तो डी में कहता है कंटेंट के साथ विथ लगता है। कंटेंट के साथ विथ लगता है, ये इसका रूल है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है चूज द करेक्ट साइनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। SHY का साइनम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा क्वाय, मतलब फ्रैंक। क्वाय हो जाएगा। फ्रैंक मतलब अस्पष्ट वक्त, ओपन मतलब खुला हुआ, और क्वाय मतलब लचीला, ब्लड मतलब साहिस्क, बोल्ड मतलब साहिस्क। आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है चूज द करेक्ट साइनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। SHY क्या साइनम पूछा है, तो वही हो जाएगा दोस्तों क्वाय। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, अभी जस्ट पढ़े हैं। फ्रैंक का स्पष्ट वक्त हो जाएगा, ओपन का खुला हुआ, क्वाय का लचीला, और बोल्ड का साहिसिक। आइए 82 कहता है द एंटोनिम ऑफ यूनिक इज खाली स्थान, तो हो जाएगा कॉमन। ऑप्शन ए। तो कहता है कॉमन बराबर सामान्य, और एक्सप्लेन परफेक्ट मतलब उत्तम, और
डिक्लिकेट मतलब नाजुक, और से मतलब शर्म। आइए क्वेश्चन 83 कहता है यू शुड रिप्लेस द वन वर्ड ऑप्शन बिलो, इट इज लेबल टू कैच फायर इजली। तो हो जाएगा इनफ्लेमेबल, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है दोस्तों, और फ्रीक्री मतलब तेजस्वी होता है, और स्क्रोचिंग मतलब झुलसने वाला, और फ्रीवस मतलब अतीत क्रूद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ऑफ 1 पार्ट हैज एरर विच इन द दैट पार्ट। मतलब इसमें दिया पार्ट में एरर है दोस्तों, किस पार्ट में एरर है? तो हो जाएगा मिस पीपुल शुड नॉट बी मिसगाइडेड फ्रॉम द पॉलिटिशियन हु विल डू एनीथिंग फॉर दियर पर्सनल इंटरेस्ट। तो हो जाएगा मिसगाइडेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। यहाँ देखिए व्याख्या में दोस्तों क्या है, मिसगाइडेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन के द्वारा इस वाक्य को बनाना गलत होगा। इस वाक्य को पैसिव वॉइस के माध्यम से बनाने मिस गाइडेड बाई द पॉलिटिशियन होगा, इसी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। तो करते हैं कैथरीन से दैट द खाली स्थान इन लव बिफोर। तो हो जाएगा हैड नेवर बीन, ऑप्शन ए। दिस इज पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो इसका होता है हैड प्लस बीन V1 प्लस बिफोर का प्रयोग हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैज रॉन्ग स्पेलिंग। मतलब इसमें गलत मीनिंग कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश का ये मीनिंग गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा सही डिस्टिंग्विश। आइए कहता है 87 उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 162। किस तरह होगा? तो देखिए 258 है दोस्तों, तो 258 यहाँ -2 -5 और -8 इसको तोड़ दिया है दोस्तों, इसके बाद गुना किया गया है 2 5 8 8 5 40 दूनी 80, इसको तोड़ा है दोस्तों, उसके बाद इसको गुना किया तो 80 आया। उसी प्रकार इसको तोड़ा है, इसको 3 6 9, इसको देखिए दोस्तों 2 5 8 है, इसको तोड़ा सेम लिखा है और इसको आपस में गुना कर दिया है। तो आपस में गुना करने के बाद आ जाएगा 162, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार में एक समान है तथा चौथा भिन्न, उस विषय संबंध का चयन कीजिए। तो नाव, जहाज, हवाई जहाज और पनडुब्बी। देखिए ये तीनों दोस्तों नाव, हवाई जहाज और पनडुब्बी या जहाज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नाव, पनडुब्बी तथा जहाज, नाव, पनडुब्बी और जहाज ये तीनों जलयान है, यह पानी के अंदर चलने वाले साधन है, जबकि हवाई जहाज असमान उड़ते हैं। तो ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाएगा दोस्तों भिन्न चुना, मतलब भिन्न चुनना है तो हवाई जहाज होगा, क्योंकि नाव, जहाज और पनडुब्बी तीनों पानी में चढ़ता है, हवाई जहाज हवा में चढ़ता है। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें गलत बताया। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों 89 में कहता है कि एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर उत्तर की, जब फिर यहाँ से बाएं गया तो 20 किलोमीटर और साइकिल चलाई। उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम दोस्तों थोड़ा सा इसको पेन से करके बताते हैं, कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ शुरू में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया है और उसके बाद इधर गया है तो 20 किलोमीटर। अब ये दूरी पूछ रहे हैं यहाँ से प्रारंभिक दूरी कितनी है। तो इसका होता है दोस्तों सूत्र होता है, देखिए ये दोनों का स्क्वायर कर दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 20 का स्क्वायर 400 हो गया है और 15 का स्क्वायर 225, और दोनों का जोड़िएगा तो 625 होगा, और 600 का वर्गमूल होता है 25, लंब गुने आधार, ये 25 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा इस तरह बी। आइए क्वेश्चन नंबर 90
कहता है दोस्तों 90 कहता है दोस्तों कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। और ये लाइन के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहता है कल से पहले का दिन शुक्रवार था। मान लीजिए किसी दिन कल से पहले कोई दिन मान लीजिए दोस्तों, यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी आज रविवार है, तो उसके बाद मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कि कल से पहले, कल है ये आज हो गया दोस्तों, यहाँ आज मान लेते हैं। आज कह रहा कल से पहले आज है, ये कल है, ये कल से पहले मंगलवार है, यानी यहाँ मंगलवार है। ठीक है, ये आज के दिन मंगलवार है, लिखा भी है आज पहले का दिन शुक्रवार है। आज कल से पहले का दिन शुक्रवार है, कल का पहले का दिन शुक्रवार है, कल के बाद का दिन क्या हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। कहता है एक फोटोग्राफी और संकेत करते हुए सविता कहती है वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। तो फोटोग्राफी वाला पुरुष कविता से किस प्रकार संबंधित होगा, तो भाई हो जाएगा। देखिए इसका डायग्राम बनाइएगा दोस्तों, तो इस तरह बनेगा डायग्राम। दोस्त को डायग्राम बनाना होगा। तो कहता है एक फोटोग्राफ को संकेत करते हुए सविता कहता है, तो सविता मान ले यहाँ है दोस्तों। सविता कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे, मेरे दादा मतलब इस सविता के पिता होंगे, और पिता के भी पिता होंगे, तभी ना सविता का दादा होगा। तो कह रहा है मेरे दादा के एकमात्र बेटे, एकमात्र देते मतलब ये इसका सविता के पिता के बेटे, तो इसका बेटा होगा, मान ली बेटा, ये प्लस हो गया। तो फोटोग्राफी वाला पुरुष सविता से किस प्रकार है, तो फोटोग्राफी लड़का, और ये क्या हुआ, दोनों ये भाई बहन हो जाएगा, तो ये भाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 92 कि एक झुंड में 36 गायें हैं और 20 सफेद हैं। कहते हैं एक झुंड में 36 गायें, 20 सफेद और 28 भूरी है, तो कितनी गाय का दोनों रंग है। तो ये देखिए कुल गाय 36 है दोस्तों, सफेद गाय 20 और भूरी गाय 28। ठीक है, दो रंग के गाय 28 प्लस 20 36 होता है, तो 28 तो 20 कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 2 4, तो हो जाएगा दोस्तों 48। ये 20 और 28 हो जाएगा 48 होगा दोस्तों, और 48 टोटल 36 गाय है ही है, इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 12। तो 12 कहाँ है, ऑप्शन ए। कहता है दोस्तों मतलब 48 टोटल हो रहा है दोस्तों, 48 में माइनस 36 कर दिया क्योंकि 36 टोटल गाय है, तो 48 माइनस 36 कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93। कहता है दोस्तों 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका 1000 पर ट्रिक है, इसका जितना छूट दे रहा है माइनस छूट प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र है ए बी प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए इसका 40 का उसी रह गया, छूट कितना दे रहा है 30 और फिर 10, इसका सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो 40 का 40 रहने दिया यहाँ पे, क्योंकि 40% 1000 पर छूट दे रहा है, 40 80 दे देते हैं, होता है सूत्र इसका ए प्लस बी ए बी इंटू 100, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो सूत्र पर बैठा दिया है, तो देखिए 40 का 40 यहाँ कर दिया है, और माइनस है तो माइनस, और 30 प्लस 10 तो हो गया 40, और एक शून्य ये काटेंगे और एक शून्य से 1, तो 3 यहाँ और यहाँ, तो 40 माइनस ये कितना बच गया 3, तो यहाँ 3 हो गया, और इसको परसेंटेज घेर दिए, तो 40 यहाँ 40
प्लस माइनस से कट गया तो ये प्लस होने जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, 3% बराबर आता 1000। तो 1000 का 3% क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकाल दीजिए 1000 का 2 कट गया तो 30 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 94, किसी समय एक खंभे की परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुना है, उस समय पूर्व का उन्नयन कोण कितना हो। तो देखिए दोस्तों, क्या किसी एक खंभे ये हो गया दोस्तों, और खंभे की लंबाई की खंभे की लंबाई की 3 गुना है, √3 गुना है, तो √3 गुना ये है। तो कहता है tan थीटा L/B मतलब लंब बटे आधार 1/3 tan 1/√3 किसका मान होता है दोस्तों, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है दो संख्या का लसा 1920 और उनका मसा 16 है, यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो लघुत्तम कितना दिया दोस्तों, दो संख्या का लघुत्तम, तो लघुत्तम दिया 1920, तो यहाँ 1920 कर दिए गुने, और कहता है मस 16 है तो मस यहाँ देखिए 16 कर दिए और बराबर कर दिए, बराबर पहली संख्या 128 है, यहाँ 128 और दूसरी संख्या हमको निकालना है तो x मान लिए। अब इसको काट पीट में चाहिए दोस्तों, तो 16 8 28 से 8 से काटिए तो 8 दूनी 16 और यहाँ बच जाएगा 16 8 28 से कटिए और 8 दूनी 16 और यहाँ बच गया 3, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 0, तो यहाँ बच जाएगा 8x बराबर यहाँ मान लिया दोस्तों 1920। तो यही काट रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट 8x हो गया, तो x का मान इधर चल गया, x का मान काट रहे हैं इसको, तो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ बच गया 8 दूनी 16 4, 8 चौक 32 और 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 240। ऑप्शन इस तरह हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 96 कहता है दोस्तों कि चेतक ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो माने दोस्तों 8500, देखिए व्याख्या इसको हल कीजिएगा, तो 8580 रुपया घोड़ा में बेचा है तो लाभ कितना 4% कमाया है, तो कितना में 100/104 करेंगे और बराबर हो जाएगा 8250। इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तब काटा पीटा मचाइएगा तो 8250 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है किनके बीच, तो ये 3 राज्यों के बीच, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 98 कहता बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये है उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 99 कहता BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है, तो यह किया है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी 2040 तक, ऑप्शन डी। इस व्याख्या इसका है दोस्तों, पढ़ते हैं इसका व्याख्या। कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र से तेल विपणन कंपनी BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है। यह कदम 2040 के अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप है। कंपनी के अनुसार BPCL के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने 164 पेटेंट दायर किए हैं और 87 पेटेंट कई देशों में किए गए हैं। 17 प्रौद्योगिकियों या उत्पादों का अब तक व्यवसायीकरण किया जा चुका है। BPCL अपने परिचालनों में विविधता लाने के लिए अन्य उत्पादों के बीच पेट्रोकेमिकल्स और टिकाऊ विमान ईंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा जाएगा, तो यह रखा जाएगा वीर सावरकर, ऑप्शन बी।
कहता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। वह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य में अविस्मरणीय वीरता कार्यों के लिए नया पुरस्कार स्वतंत्रता वीर सावरकर सौर पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों ये खान सर का गेस क्वेश्चन खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।